दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए चैप्टर वाइज रिवीजन के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके टीजीटी सामाजिक विज्ञान और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। अध्यायवार प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले लोकतंत्र के बारे में जान लेते हैं कुछ। लोकतंत्र, दोस्तों लोकतंत्र को वर्तमान काल में या आधुनिक काल में शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र को आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली या शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। दोस्तों शब्द की उत्पत्ति से देखा जाए तो शाब्दिक उत्पत्ति की दृष्टि से लोकतंत्र जो है अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतर है, आप जानते हैं। और डेमोक्रेसी शब्द जो है ये मूल रूप से ग्रीक डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है। तो देखिए शाब्दिक उत्पत्ति की दृष्टि से जो डेमोक्रेसी शब्द है हमारा, ये दो शब्दों डेमोस और क्रेसिया CRATIA डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो एक प्रकार से शाब्दिक उत्पत्ति की दृष्टि से जो है डेमोक्रेसी का अर्थ होता है जनता का शासन। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये डेमोस और क्रेसिया ये ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का नहीं। अब इसके बाद आइए देखते हैं लोकतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र जिसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, इनसे संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा दोस्तों सीले की है। सीले कहते हैं कि जनतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है या प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो देखिए जनतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, सीले का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी से संबंधित है? देखिए जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, आरंभक और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें उपरोक्त सभी जो चीज़ें हैं जैसे जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट या और आरंभक, ये जो तकनीकें हैं या प्रविधियां हैं ये सभी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंग हैं। दोस्तों जनमत संग्रह, प्रत्याह्वान या रिकॉल, आरंभक और लोकसभाएं ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रमुख जो है साधन माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? इसमें ऑप्शन देखिए, जनमत संग्रह, उपक्रम, दबाव समूह या लैंडस मिंडे। तो आपको बताना है कि कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है। अभी अभी आपने पढ़ा है दोस्तों, देखिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधनों में जनमत संग्रह, प्रत्याह्वान यानी रिकॉल, आरंभक, लोकसभाएं ये सभी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन में शामिल हैं। लेकिन इसमें देखिए दोस्तों दबाव समूह, देखिए कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स आपके प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है, जबकि जनमत संग्रह, उपक्रम और लैंडस मिंडे ये आपके प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधनों में शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी यहाँ पाई जाती है? तो उत्तर है स्विट्जरलैंड। दोस्तों स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भागीदारी करती है। तो उत्तर आपका हो जाएगा कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी दोस्तों स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। तो याद कर लीजिए ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला देश कौन सा है? आपको बताना है। तो ये है स्विट्जरलैंड। और अगला प्रश्न एक कथन के रूप में है
बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षाओं में बार बार आता है। जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। आपको बताना है कि ये वक्तव्य किसने दिया है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। तो उत्तर है ये कथन मैकाइवर, R.M. मैकाइवर का कहना है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए, लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण, रॉबर्ट डहल, ये आपका सही सुमेलित है। लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण रॉबर्ट डहल से संबंधित है। इसके अलावा देखिए, लोकतंत्र का अभिजनवादी दृष्टिकोण, गायटोनो मोस्का, ये भी गायटोनो मोस्का भी एक अभिजनवादी विचारक हैं। और लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अभिजनवादी दृष्टिकोण, इससे मोस्का, मिचेल्स, पेरेटो, मिल्स आदि संबंधित हैं। और लोकतंत्र का कारपोरेट दृष्टिकोण, हेगल, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों हीगल जो हैं वो लोकतंत्र के कारपोरेट दृष्टिकोण से नहीं बल्कि राज्य के कारपोरेट सिद्धांत से संबंधित हैं, जिसमें राज्य को एक निगम के रूप में माना जाता है। फांसीवादियों ने उसे उसी रूप में परिभाषित किया था। तो लोकतंत्र का कारपोरेट दृष्टिकोण हेगल, ये सही सम्मिलित नहीं है। लोकतंत्र का नव दक्षिणपंथी दृष्टिकोण, डेविड मार्कंड, तो ये आपका सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। लोकतंत्र का कारपोरेट दृष्टिकोण हीगल से नहीं बल्कि राज्य का कारपोरेट दृष्टिकोण हीगल से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथ में होती है। तो इसमें ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें अंतिम सत्ता जनता के हाथ में होती है और इसका सामान्य अर्थ जनता का शासन होता है, इसलिए लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन है आपके रूसो, डनिंग, डी टाकविले और जेम्स मेडिसन। तो सही उत्तर है दोस्तों डी टाकविले। एलेक्स डी टाकविले ने दोस्तों लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है। और टाकविले स्वतंत्रता और समानता के सामंजस्य की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करते हुए ये कहते हैं कि लोकतंत्र बहुमत की निरंकुशता है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है वो कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, प्रजातांत्रिक राजतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर है प्रजातंत्र का वह प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है, ये है लोकतांत्रिक गणतंत्र। देखिए, लोकतांत्रिक गणतंत्र का मतलब ये होता है कि भारत में लोकतंत्र है और यहाँ पर हमारे संविधान के में ही कहा गया है कि भारत के लोग यानी अंतिम सत्ता जो है भारत के लोगों में निहित है, लोकतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है दोस्तों वो वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होता है, इसलिए यहाँ गणतंत्र या रिपब्लिक सिस्टम को अपनाया गया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है भारत में। तो लोकतांत्रिक और गणतंत्र प्रणाली जो है ये प्रजातंत्र के इस प्रणाली को भारत में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा क्या है। स्वतंत्र प्रेस, स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल, निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली या फिर सांप्रदायिकता का अभाव। तो दोस्तों निरक्षरता और दूषित शिक्षा प्रणाली जो है ये स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है, क्योंकि जैसा माना जाता है कि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों की भागीदारी होती है। यदि व्यक्ति निरक्षर है और शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है तो वो शासन में भाग नहीं ले पाएगा या अपने हितों के अनुकूल शासन में जो उसकी गतिविधियां हैं उसको संपादित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए शिक्षा और जो है अच्छी शिक्षा प्रणाली लोकतंत्र के या स्वस्थ लोकतंत्र के सहायक होती है और निरक्षरता और दूषित प्रणाली लोकतंत्र के ये जो है मार्ग में बाधा है। अगला है दोस्तों, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। ये परिभाषा लोकतंत्र की किसने दी है। तो आप जानते हैं कि ये परिभाषा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की है, जो कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। आपके लिए एक प्रश्न है, पूछा भी जाता है कि अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा अपने किस प्रसिद्ध भाषण में दिया था। आपको उस जगह का नाम बताना है कि किस भाषण में अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की ये परिभाषा दी थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है, ये किसने कहा था? ऑप्शन है आपके ब्राइस, अब्राहम लिंकन, लास्की और लावेल। तो सही उत्तर है दोस्तों ये अब्राहम लिंकन का कथन है। वो कहते हैं कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने चेतावनी दी कि भारत में जो व्यक्ति पूजा है इसकी भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर विनोबा भावे। तो सही उत्तर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और इसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों सुरक्षात्मक लोकतंत्र, देखिए रॉबर्ट ए डहल, ए का 3 हो जाएगा दोस्तों, सुरक्षात्मक लोकतंत्र से डहल संबंधित है। पीपुल्स लोकतंत्र या जन लोकतंत्र, देखिए लेनिन है, बी का 4था हो जाएगा। बहुल लोकतंत्र की अवधारणा या बहुतंत्र की अवधारणा अरस्तु से संबंधित है। और शास्त्रीय लोकतंत्र या क्लासिकल डेमोक्रेसी जॉन लॉक। तो देखिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं। सुरक्षात्मक लोकतंत्र रॉबर्ट ए डहल, पीपुल्स लोकतंत्र लेनिन, बहुल लोकतंत्र अरस्तु और शास्त्रीय लोकतंत्र जॉन लॉक। तो इस आधार पर सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण एक कथन है लोकतंत्र के बारे में, अक्सर ये कहा जाता है और जहाँ भी लोकतंत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ये प्रश्न जरूर आता है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी ही मधुर क्यों न लगे। ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन CD बर्न्स का है, याद कर लीजिए CD बर्न्स का है। इसमें यह माना जाता है कि लोकतंत्र में कुछ व्यवहारिक कमियां हैं और इनको सुधार कर इसे और भी सक्षम बनाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना मूर्खता होगी। ये CD बर्न्स का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन की संज्ञा दी है? लोकतंत्र को कौन स्वीकृत पागलपन कहता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ल्यूडोविकी, मार्क्स, टेलीरैंड या प्रोधा। तो ये कथन टेलीरैंड का है। टेलीरैंड लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन की संज्ञा किसने दी है? तो सही उत्तर है टेलीरैंड ने। दोस्तों टेलीरैंड ने लोकतंत्र को दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र भी कहा है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र लोकतंत्र को टेलीरैंड ने कहा है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र की यह विधा प्रत्याह्वान या रिकॉल कहलाती है, जिसमें ये होता है कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि या अधिकारी उनके अपेक्षाओं पे, जनता की अपेक्षाओं या भावनाओं पे खरे नहीं उतरते हैं तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधियों को चुन सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में गुट तंत्र का लौह नियम या जिसको कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर है रॉबर्ट मिचेल्स। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों रॉबर्ट मिचेल्स ने गुट तंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में किया है और रॉबर्ट मिचेल्स का कहना है कि कोई भी शासन व्यवस्था हो, चाहे जो शासन व्यवस्था हो, उसमें उसका नियंत्रण एक छोटे से गुट में आ जाता है जो लोगों पर शासन करता है। इसी को उन्होंने गुट तंत्र का लौह नियम कहा है। अगला है प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर फ्रांस। तो सही उत्तर है ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? एक दलीय प्रधानता, दल रहित, बहुदलीय या फिर द्विदलीय? तो सही उत्तर है दोस्तों द्विदलीय पद्धति लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। ये प्रश्न है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है, ये किसने कहा है? ऑप्शन है गालब्रेथ, मैकफर्सन, केन्स या फिर रूजवेल्ट। तो सही उत्तर है गालब्रेथ। दोस्तों गालब्रेथ की पुस्तक का नाम है, दोस्तों गालब्रेथ की महत्वपूर्ण पुस्तक है द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट। इसमें उन्होंने आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य को औद्योगिक राज्य कहा है। एक बार फिर से गालब्रेथ की पुस्तक का नाम देख लेते हैं, द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, J.K. गालब्रेथ की पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक कल्याणकारी सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आप जानते हैं कि लोक कल्याणकारी सिद्धांत लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? एडम स्मिथ, एडमंड बर्क, एच लास्की या फिर टी.वी. स्मिथ? तो सही उत्तर है दोस्तों टी.वी. स्मिथ। टी.वी. स्मिथ ने लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? ऑप्शन है आपके लॉर्ड ब्राइस, डेविड ट्रूमैन, सी राइट मिल्स या हैरोल्ड लासवेल। तो उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, डेविड ट्रूमैन प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। दोस्तों डेविड ट्रूमैन की महत्वपूर्ण पुस्तक है द गवर्नमेंटल प्रोसेस। द गवर्नमेंटल प्रोसेस डेविड ट्रूमैन की महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पैरेटो। पैरेटो एक अभिजनवादी विचारक है या विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का विचारक है। पैरेटो के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। वह हड़ताल के अधिकार को न्यायोचित ठहराता है, सही है। उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सत्य की खोज के लिए उपयुक्त माना, सही है। उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा की, सही नहीं है। और उसने अभिजन वर्ग में संचरण की बात की, तो दोस्तों ये भी सही है। पैरेटो का अभिजन वर्ग के संचरण का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा नहीं की थी, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही कथन नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रजातांत्रिक सांस्कृतिक के सुषुप्त श्वान सिद्धांत का आशय क्या है? ऑप्शन है निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है, निम्न सहभागिता बिलगाव और आवश्यक हानि को इंगित करती है, उत्तर साम्यवादी राज्यों में प्रजातांत्रिक मूल्यों और आकांक्षाओं का पोषण, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रजातांत्रिक सांस्कृतिक के सुषुप्त श्वान के सिद्धांत का अर्थ होता है ऑप्शन ए, निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। निम्न सहभागिता का मतलब जब लोग शासन में या निर्वाचन प्रणाली में या शासन की क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, तो ये निम्न सहभागिता लोगों की सरकार के लिए बहुत अधिक संतोषजनक होती है। और सुषुप्त श्वान का सिद्धांत आमंड और बारवा ने दिया था। देखिए आमंड और बारवा ने कहा कि लोगों की निम्न सहभागिता या कम सहभागिता सरकार के लिए वृहद संतोषप्रद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है। देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत, जॉन स्टुअर्ट मिल का संबंध प्रजातंत्र के शास्त्रीय सिद्धांत से है। इसके अलावा देखिए दोस्तों प्रजातंत्र का 9 उदारवादी सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर से संबंधित है। प्रजातंत्र का अभिजन सिद्धांत रॉबर्ट मिचेल्स से संबंधित है और प्रजातंत्र का आनुभविक सिद्धांत C.B. मैकफर्सन। मैं इन सभी को एक बार फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि कभी कभी वन लाइनर फॉर्म में इसी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रजातंत्र के अभिजन सिद्धांत से कौन संबंधित हैं। तो आप जानते हैं प्रजातंत्र के अभिजन सिद्धांत से जो अभिजनवादी विचारक हैं मोस्का, मिचेल्स, पैरेटो, सी राइट मिल्स, ये सभी लोग संबंधित हैं। लेकिन प्रजातंत्र के 9 उदारवादी सिद्धांत से जोसेफ शुम्पीटर और प्रजातंत्र का आनुभविक सिद्धांत जो है उससे मैकफर्सन संबंधित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तू ने प्रदर्शित किया है कि बहुतंत्र यानी पॉलिटी का विकृत रूप क्या है। ऑप्शन देखिए, अल्पतंत्र, निरंकुश तंत्र, लोकतंत्र और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है दोस्तों लोकतंत्र। लोकतंत्र को अरस्तू ने जो है बहुतंत्र यानी पॉलिटी का विकृत रूप कहा है और लोकतंत्र को वो भीड़ तंत्र की संज्ञा देता है। तो देखिए, अरस्तू ने पॉलिटी का यानी बहुतंत्र का विकृत रूप लोकतंत्र को माना है। अगला प्रश्न है कि यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। ये कथन किसका है? तो ये अरस्तू का कथन है। वो कहता है कि यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वो नष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? ऑप्शन देखिए, प्रतिक्रियावादी, अनुदारवादी, उदारवादी या क्रांतिकारी सिद्धांत। तो उत्तर है क्रांतिकारी सिद्धांत। दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देने वाला सिद्धांत क्रांतिकारी सिद्धांत है और रूसो ने भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का ही समर्थन किया है। अगला प्रश्न है कि कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है, आपको बताना है। देखिए, लोकमत, जनमत संग्रह, आरंभन या आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है। तो उत्तर है ऑप्शन डी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा ये जो है ये होता है। अगला प्रश्न है, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? तो उत्तर है दोस्तों, उदार लोकतंत्र या लिबरल डेमोक्रेसी का सबसे विशिष्ट लक्षण ये है कि ये सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है, यानी एक व्यक्ति एक मत। उदार लोकतंत्र सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। दोस्तों, बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक था। उसने एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत दिया था और उसका मानना था कि सभी व्यक्तियों को मतों को एक माना जाना चाहिए। तो एक व्यक्ति एक मत और उदार लोकतंत्र का ये सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट लक्षण भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए, न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस स्वतंत्र होता है, सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। दोस्तों, लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है कि न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, क्योंकि लोकतंत्र में जो है न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस स्वतंत्र होता है और सार्वजनिक राय प्रकट करने की लोगों की स्वतंत्रता होती है। तो न्यायपालिका का विधायिका के प्रति जवाबदेह होना जरूरी नहीं है, बल्कि न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भाषण की स्वतंत्रता या लिबर्टी टू स्पीच ये किस शासन के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों, भाषण की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण है। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक सिद्धांत उन परिस्थितियों को प्रदान करता है जिसमें समाज के सभी सदस्यों के आवश्यक मानवीय सामर्थ्यों का स्वतंत्र और पूर्ण विकास हो। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है C.B. मैकफर्सन। इनका मानना है कि प्रजातांत्रिक सिद्धांत उन परिस्थितियों को प्रदान करता है जिसमें समाज के सभी सदस्यों के आवश्यक मानवीय सामर्थ्यों का स्वतंत्र और पूर्ण विकास हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकमत का आवश्यक रूप से अभिप्राय क्या है? ऑप्शन देखिए, विवेक पर आधारित राज्य, बहुमत की राय, राय जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का कल्याण करना है, या सभी संबंधित लोगों की राय। तो दोस्तों, जब आप लोकमत या पब्लिक ओपिनियन की परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि लोकमत ऐसे लोगों का राय होता है, विवेकपूर्ण राय होता है जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का कल्याण करना हो। तो लोकमत में व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत कल्याण नहीं बल्कि संपूर्ण समुदाय के कल्याण की बात की जाती है। तो ये लोकमत का आवश्यक अभिप्राय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनमत का अभिकरण नहीं है? प्रेस, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, टेलीविजन और रेडियो। तो सही उत्तर है न्यायपालिका। दोस्तों, न्यायपालिका जनमत का जो है एक महत्वपूर्ण या कोई अभिकरण नहीं है, क्योंकि देखिए, प्रेस, राजनीतिक दल, टेलीविजन, रेडियो ये सभी जनमत के अभिकरणों में शामिल होते हैं।
अगला प्रश्न है किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया था? ऑप्शन है एडम स्मिथ, मार्क्स, हीगल और रूसो। तो आप जानते हैं रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। देखिए कथन है भारत में लोकतंत्र तीव्र गति से दुष्क्रियात्मक होता जा रहा है। कारण है कि संवैधानिक राज्य व्यवस्था और आंदोलनात्मक राजनीति साथ साथ नहीं चल सकते हैं। तो इसमें जो उत्तर है दोस्तों आप कथन जो आपका है कि भारत में लोकतंत्र तीव्र गति से दुष्क्रियात्मक होता जा रहा है, ये आपका सही है। लेकिन संवैधानिक राज्य व्यवस्था और आंदोलनात्मक राजनीति साथ साथ नहीं चल सकते, ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किस में निहित है, आपको बताना है। ऑप्शन है राजनीतिक दलों में, लोगों में, चुने हुए लोकप्रिय स्थानीय समिति में या विशिष्ट वर्ग में। तो सही उत्तर है एम.एन. राय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति लोगों में जो है निहित होती है। एम.एन. राय ने दोस्तों राजनीतिक दलों का जो कार्य प्रणाली है उसको उन्होंने ठुकरा दिया और दलीय प्रणाली को समाप्त करने की भी बात की थी और उनके संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति लोगों में निहित है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया था? देखिए ये आंदोलन है प्रजातंत्र के लिए नागरिक। तो उत्तर है जयप्रकाश नारायण या जे.पी. नारायण। दोस्तों प्रजातंत्र के लिए नागरिक आंदोलन जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया था और जिसको उन्होंने समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला प्रश्न है किस एक ने इस विचार का पोषण किया है कि जनसाधारण का शासन एक कल्पना या मिथक है, कुछ व्यक्तियों का शासन ही यथार्थ है? ऑप्शन है देखिए बहुलवादी दृष्टिकोण या अभिजनवादी सिद्धांतवादियों ने, संविदावादी सिद्धांतवादियों ने या फिर उपयोगितावादी सिद्धांतवादियों ने। दोस्तों अभिजनवादी सिद्धांतवादी या जो एलिट थियरी के विचारक हैं वो मानते हैं कि जनसाधारण का शासन एक कल्पना या मिथक है, कुछ व्यक्तियों का शासन ही यथार्थ है। अगला प्रश्न है किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? आपको बताना है कि किस विचारक ने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है। सेबाइन, C.L. बेपर, लॉर्ड लोथियन या फिर डनिंग। तो सही उत्तर है C.L. बेपर। दोस्तों C.L. बेपर ने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है और उसका मानना था कि स्वतंत्रता की तरह लोकतंत्र सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। मिल ने स्वतंत्रता सबको देने की बात कही, लेकिन लोकतंत्र और प्रतिनिधि शासन के विचार में उसने कहा कि लोकतंत्र सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों लोकतंत्र में राजनीतिक विकास और परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन राजनीतिक दल होते हैं, क्योंकि पहला है कि ये सरकार के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण और आदतों को निर्मित करते हैं। ये तो आपका सही है। इसके अलावा ये जनसाधारण के हितों को निर्मित और एकत्रीकृत करते हैं। ये भी सही है। ये जननीति निर्माण में सहायक होते हैं। सही है। और ये शासक वर्ग के हितों के रक्षण के लिए संघर्ष करते हैं। तो ये आपका सही नहीं है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 1, 2, 3। दोस्तों 1, 2, 3 आपके सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए इसमें लोकतंत्र में राजनीतिक विकास और परिवर्तन के महत्वपूर्ण साधन राजनीतिक दलों को माना जाता है, क्योंकि ये सरकार के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण और आदतों को निर्मित करते हैं और जननीति के निर्माण तथा जनसाधारण के हितों को निर्मित और एकत्रित करने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं लोकतंत्र में किसका प्रकार्य हित स्पंदन है? आपको बताना है कि लोकतंत्र में किसका प्रकार्य हित स्पंदन है। ऑप्शन है गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज, दबाव समूह या न्यायपालिका। तो उत्तर है ऑप्शन सी दबाव समूह। दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? दोस्तों दबाव समूह जो है ऐसे लोगों का संगठन होता है जो अपने वर्ग की या समूह के हितों के लिए शासन या सरकार पर दबाव बनाते हैं। तो इनका कार्य हित स्पंदन है। ये है दबाव समूह। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए कथन कारण से संबंधित है। आपका कथन है प्लेटो लोकतंत्र के विरुद्ध था। ये आपका सही है। कारण में देखिए लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत प्लेटो के गुरु सुकरात का उत्पीड़न हुआ था।
तो सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों प्लेटो लोकतंत्र के विरुद्ध था क्योंकि वह लोकतंत्र को निकृष्ट शासन व्यवस्था मानता था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत ही प्लेटो के गुरु सुकरात का उत्पीड़न हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? लॉक, हाब्स, कार्ल मार्क्स या फिर जे.एस. मिल? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी हाब्स। हाब्स लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है। एक कथन है दोस्तों, कला और संस्कृति की प्रगति लोकतंत्र में संभव नहीं है, ये किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है आपका। इसमें आपको बताना है कि कला और संस्कृति की प्रगति लोकतंत्र में संभव नहीं है, ये कथन किसका है? दोस्तों देखिए यहाँ पर एक मिसप्रिंट है। ये जो कथन है, कथन आपका है कि कला और संस्कृति की प्रगति लोकतंत्र में ही संभव है, ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन लीके का है। लीके जो है ये लोकतंत्र का जो है बहुत बड़ा समर्थक है और वो कला और संस्कृति की प्रगति को ये मानता है कि ये केवल लोकतंत्र में ही संभव है। तो कथन अगर जो पूछता है कि देखते हैं दोस्तों, ये कहिए कि कला और संस्कृति की प्रगति लोकतंत्र में ही संभव है, ये लेकी का कथन है। लेकी एक विचारक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, याद कर लीजिए लेकी। और इसी से संबंधित एक और है कि प्रजातंत्र अयोग्यता की उपासना है, ये मुसोलिनी का कथन है। दोस्तों प्रजातंत्र अयोग्यता की उपासना है, मुसोलिनी का कथन है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एम.एन. राय द्वारा विकसित विचार को जाना जाता है किस रूप में? आपको बताना है एम.एन. राय द्वारा विकसित विचार को किस रूप में जाना जाता है? तो उग्र मानवतावाद। दोस्तों एम.एन. राय द्वारा विकसित विचार को उग्र मानवतावाद या नव मानववाद के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय के दल विहीन प्रजातंत्र के प्रवर्तक हैं विनोबा भावे, धीरेन्द्र मजूमदार? ए और बी दोनों सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्तमान समय में दल विहीन प्रजातंत्र के प्रवर्तकों में विनोबा भावे और धीरेन्द्र मजूमदार दोनों लोग शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। देखिए कथन है दोस्तों, कथन है आपका कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमताओं से उत्पन्न होती है। तो इसमें और कारण दिया है। कारण देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभिजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसमें देखिए कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमता से उत्पन्न होती है, ये आपका सही नहीं है। लेकिन कारण जो दे रहे हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभिजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है, ये आपका सही है। तो ए गलत है और आर सही है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा एक गलत है? आपको बताना है। सामान्य कल्याण, प्राकृतिक समानता, राज्य के आधार के रूप में सहमति या व्यक्तिगत संबंधों के निर्धारण की शक्ति और स्थानांतरित अधिकार? तो सही उत्तर है दोस्तों, रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संबंध में प्राकृतिक समानता जो है गलत है, क्योंकि रूसो ने प्राकृतिक समानता का नहीं बल्कि प्राकृतिक असमानता से संबंधित विचार दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम लोगों की सरकार है, इसके आलोचक कौन हैं? यानी कौन ऐसा मानता है कि लोकतंत्र निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम लोगों की सरकार नहीं है? देखिए तो ये हैं, सही उत्तर है लैकी। दोस्तों लुडोविस्की, कार्लाइल और प्लेटो, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं लुडोविस्की, कार्लाइल और प्लेटो, ये लोकतंत्र को अच्छी शासन व्यवस्था नहीं मानते हैं, लेकिन लैकी एक विचारक हैं जो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं और उन्होंने इस विचार का आलोचना किया कि लोकतंत्र निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम लोगों की सरकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? देखिए लोकतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक सरकार, धर्म प्रधान राज्य और केवल शासन का स्वरूप ही नहीं
बल्कि जीवन का माध्यम। तो सही उत्तर है लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ केवल शासन का स्वरूप ही नहीं बल्कि जीवन का माध्यम है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये कथन अरस्तु का है। दोस्तों अरस्तु ने लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप माना है और उसने शासन का जो अच्छा रूप है उसको पॉलिटी को माना है। पॉलिटी को अरस्तु, पॉलिटी जिसको वह राजतंत्र कहता है, उसको शासन का उत्कृष्ट रूप मानता है, सर्वोत्तम रूप, जबकि लोकतंत्र को वो भीड़ तंत्र कहकर उसकी आलोचना करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। दोस्तों लोकतंत्र से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको हमने देख लिया, लेकिन कुछ प्रश्न जिस पे हम सामान्य ढंग से चर्चा कर सकते हैं। देखिए पहला तो है कि लोकतंत्र आधुनिक काल में शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है और उत्पत्ति की दृष्टि से लोकतंत्र जो है वो डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतर है। डेमोक्रेसी शब्द यूनानी या ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है लोगों का शासन। दोस्तों लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है, ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। और सीले की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो वो कहते हैं कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा अथवा शेयर होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। दोस्तों प्रजातंत्र का अभिप्राय ऐसी सरकार से है जो शासितों की सक्रिय स्वीकृति पर आधारित होती है, ये कथन C.F. स्ट्रांग का है। इसके अलावा शक्ति भ्रष्ट करती है और सब अमर्यादित शक्ति संपूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। और आप जानते हैं दोस्तों प्रजातंत्र अयोग्यता की उपासना है, ये मुसोलिनी का कथन है क्योंकि वह लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता था। और कला और संस्कृति की प्रगति लोकतंत्र में ही संभव है, ये कथन लेकी का है। और एक प्रश्न और आता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन कौन करता है? तो रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करता है। लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में दोस्तों TV स्मिथ ने परिभाषित किया है। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ प्रश्न लोकतंत्र से बनते हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें ये भी है कि प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? तो इसमें आपके रॉबर्ट डहल आ जाते हैं। और लोकतंत्र के अभिजनवादी विचारकों में कौन है? तो मोस्का, मिचेल्स, पैरेटो और C. राइट मिल्स का नाम आता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जो आज का वीडियो था प्रजातंत्र, लोकतंत्र या जिसको जनतंत्र कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी परीक्षाओं में इस खंड से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर जो किसी प्रश्न पर आपको कन्फ्यूज़न है या कोई संदेह है या कोई नया प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।